अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें ये बताना है कि ये स्टेटमेंट किसका है। ये भी इंपॉर्टेंट होता है कभी कभार। इट इज़ लाइकली दैट फ्री इंडिया मे बी फेडरल इंडिया दो इन एनी इवेंट देर वुड बी अ ग्रेट डील ऑफ यूनिटरी कंट्रोल। और ये जो स्टेटमेंट है ये किसका है? ये पंडित जवाहरलाल नेहरू का है। नाउ जुडिशियल रिव्यू इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज बेस्ड ऑन, देखो जो जुडिशियल रिव्यू इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ पे बेस्ड है ना। मतलब जो प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ कौन करता है? जुडिशरी करती है ना। तो जुडिशियल रिव्यू जो है वो जुडिशरी चाहे तभी हो पाता है, ठीक है। तो जुडिशियल रिव्यू किसी भी चीज़ का हो सकता है, या प्रेसिडेंट हो, रूल ऑफ लॉ हो, है ना। तो जो प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ है उस पर हमारा जुडिशियल रिव्यू इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का बेस्ड है। नाउ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया embodies द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज, इसमें जो आपका ऑप्शन होगा, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। ये हमें किस आर्टिकल में देखने को मिलेगा? आर्टिकल 75 क्लॉज 3 में, है ना। देखो आपका जो क्वेश्चन है वो क्या है कि जो आपका इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो ये इम्बॉडी करती है कि जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होगा। मतलब जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होंगे किसके लिए? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के लिए, है ना। तो आपको ये आर्टिकल 75 क्लॉज 3 में मिल जाएगा। अभी देख लेते हैं हम आर्टिकल 75, है ना। आर्टिकल 75 क्या है हमारा? अदर प्रोविजंस एज टू मिनिस्टर्स, है ना। तो क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 3 में देखो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? हाउस ऑफ पीपल। हाउस ऑफ पीपल मीन्स लोकसभा, ठीक है। तो ये वाला है, ठीक है। नाउ मूविंग अहेड। अब देखो जो सुप्रीम कोर्ट है ना, सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था कि जो इलेक्शन कमिश्नर्स है उनको कैन नॉट बी प्लेस्ड ऑन पर विद द चीफ इलेक्शन कमिश्नर इन टर्म्स ऑफ पावर एंड अथॉरिटी इन द फॉलोइंग केस। किस केस में ये कहा गया था कि जो चीफ इलेक्शन कमीशन है उन्हें चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ नहीं रखा जा के इक्वल पावर नहीं दिया जा सकता? ये एसएस धनोआ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है जो 1991 का केस है, ठीक है। नाउ द मैक्सिमम इंटरवल बिटवीन द टू सेशन ऑफ ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट इज, देखो जो जो पार्लियामेंट के सेशंस होते हैं तो दो सेशंस के बीच में जो मैक्सिमम इंटरवल होता है वो 6 मंथ का होता है। मतलब 6 मंथ से पहले भी अगर पार्लियामेंट चाहे तो दोनों अपना सेशन रख सकती है, ठीक है। बट 6 मंथ से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। और इसके लिए कहाँ मेंशन है ये बात? आर्टिकल 85 में ना। आर्टिकल 85 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन says the maximum interval between the two sessions of each house of parliament is 6 months. Now अब देखो जो सुप्रीम कोर्ट है ना, उन्होंने ऑब्जर्व करा था कि जो पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग है, आर नॉट सब्जेक्ट टू द फंडामेंटल राइट्स। ये किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया था? MS शर्मा वर्सेस श्री कृष्णा सिन्हा के केस में जो 1959 का केस है, ठीक है। तो इसमें फिर फर्दर क्या हुआ? और ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो व्यू है, सुप्रीम कोर्ट का व्यू क्या था कि जो पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स है वो आर नॉट सब्जेक्ट टू फंडामेंटल राइट्स, वो फंडामेंटल राइट्स के सब्जेक्ट्स नहीं है। बट लेटर सुप्रीम कोर्ट का व्यू जो है वो केशवानंद भारती के केस में जो कि 1973 का केस है वहाँ से चेंज हुआ, है ना। क्योंकि केशवानंद भारती का केस है जिसने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को इस्टेब्लिश करा, है ना। नाउ तो इसलिए जो सुप्रीम कोर्ट का व्यू फर्दर चेंज हो गया। दैट मीन्स कि जो पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग है दे आर आल्सो सब्जेक्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स एज वेल। नाउ फॉर द पर्पज ऑफ क्रिएटिंग अ न्यू स्टेट का क्रिएशन आर्टिकल 3 में हमें देखने को मिल जाता है।
फॉर द पर्पज ऑफ क्रिएटिंग अ न्यू स्टेट इन इंडिया एन अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मस्ट बी पास्ड बाई ए सिंपल मेजॉरिटी, मतलब अगर सिंपल मेजॉरिटी बाय द पार्लियामेंट से भी हम न्यू स्टेट का फॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए स्पेशल मेजॉरिटी की जरूरत नहीं होती। नाउ इन ईपी रोयप्पा केस, ईपी रोयप्पा केस 1974 का केस है। केस ईयर भी इंपॉर्टेंट है, कभी कभार मैच करने को आता है। इन ईपी रोयप्पा केस विच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जज प्रोनाउंस्ड the new concept of equality as equality is a dynamic concept with many aspects and dimensions, and it cannot be crippled, combined and confined within traditional and doctrinal limits। तो ईपी रोयप्पा के केस में जस्टिस पीएन भगवती ने कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी देते हुए कहा कि इक्वालिटी जो है वो काफ़ी डायनेमिक कॉन्सेप्ट है और ये बहुत सारे डायमेंशन को कवर करती है। तो इसके हम क्रिपल्ड नहीं कर सकते, लाइक छोटा नहीं कर सकते, तो इसे हमें कंबाइंड एंड कन्फाइंड फॉर्म हमें डिटरमाइन करना होगा, ठीक है। तो जस्टिन पीएन भगवती ने ये कहा था। नाउ द स्टेट शेल मेक प्रोविजंस फॉर सिक्योरिंग जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क एंड फॉर मैटरनिटी रिलीफ इज फाउंड इन ये डायरेक्टिव, ये डीपीएसपी का पार्ट है ना। तो ये डीपीएसपी में कहाँ इसका प्रोविज़न कहाँ दिया गया है? आर्टिकल 42 में। आर्टिकल 42 सेज कि जो स्टेट है वो प्रोविज़न बनाएगा ताकि जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन हो वर्क के लिए और मैटरनिटी रिलीफ के लिए, ठीक है। नाउ फंडामेंटल ड्यूटीज़ अंडर पार्ट 4A वॉज इंसर्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बाई, अब देखो जो फंडामेंटल ड्यूटी है ना, वो किस अमेंडमेंट के तहत ऐड किया गया था? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1976 में हुआ था, ठीक है। और ये जो फंडामेंटल ड्यूटी का कॉन्सेप्ट है इसको स्वर्ण सिंह कमेटी ने रिकमेंड किया था। स्वर्ण सिंह कमेटी इंपॉर्टेंट है। नाउ द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अब देखो जो पावर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उसको कौन पावर देता है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बिन कंसिडर्ड एज द अथॉरिटी ऑफ पावर, इन सभी में से अथॉरिटी ऑफ पावर, इवन सुप्रीम कोर्ट को भी अथॉरिटी ऑफ पावर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से ही मिलती है ना। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ही डिसाइड करता है ना कि अंडर आर्टिकल 141 कैसे सुप्रीम कोर्ट का क्या पावर होगा, जुडिशरी सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन क्या होगा। तो जो अथॉरिटी ऑफ पावर है वो कौन है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। नाउ ये तो डिस्प्यूटेड है, मुझे पता नहीं इसका। A resolution for the revocation of the proclamation of national emergency may be moved by, तो ये 1/10 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द लोकसभा अगर चाहे तो ये मूव करा सकते हैं अंडर आर्टिकल 352। नाउ अब देखो जो वर्ड सेकुलर है ना, वो प्रियम्बल में कब ऐड हुआ था? बाय 42nd अमेंडमेंट 1976, ठीक है। अब देखो अगला जो है वो तो काफ़ी सिंपल है कि आर्टिकल 15 क्लॉज 1 जो है प्रोहिबिट्स करता है डिस्क्रिमिनेशन को अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट ओनली, नहीं। रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स ओनली, नहीं। रिलीजन, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ ओनली, इसमें एक और चीज़ ऐड है ना, आर एनी ऑफ देम, ठीक है। रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, आर एनी ऑफ देम, सो दिस वन इज करेक्ट। नाउ देखो इंक्लूजन ऑफ राइट टू एजुकेशन एज फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21A, ये किस अमेंडमेंट के तहत आया था? जो अमेंडमेंट हमारा था 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002, उसके तहत हमने आर्टिकल 21A को फंडामेंटल राइट में ऐड किया था, है ना। इसमें हमारा जो केस है वो मोहिनी जैन का केस है। मोहिनी जैन का लैंडमार्क केस है फॉर एलिमेंट्री एजुकेशन अंडर आर्टिकल 21A, ठीक है। अब देखो जो इंसर्शन ऑफ क्लास 5 इन आर्टिकल 15 वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 93 के तहत हुआ था, ठीक है। ये रिजर्वेशन देने वाली बात थी और मतलब SC/ST को देखो आर्टिकल 15 क्लास 5 नथिंग इन दिस आर्टिकल, ये जो आर्टिकल 93 मतलब ये इंसर्टेड जो आर्टिकल 15
आर्टिकल 15 है ये, आर्टिकल 15 क्लॉज 5 एडेड बाय इंसर्टेड बाय 93rd अमेंडमेंट एक्ट 2005, ठीक है। देखो डिलीशन ऑफ फंडामेंटल राइट जो है वो कहाँ, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 44th अमेंडमेंट एक्ट है, ठीक है। और जो इंसर्शन ऑफ वर्ड इंटीग्रिटी ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 से आया था। नाउ विच प्रोविजन of the Constitution imposes a duty on the Union to ensure that the government of every state is carrying on in accordance with the provision of the Constitution। तो आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 355 है, आर्टिकल 355 वो क्या कहता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इम्पोज करता है ड्यूटी यूनियन पे, यूनियन मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट पे, कि वो देखे कि जो गवर्नमेंट ऑफ एवरी स्टेट है वो इन अकॉर्डेंस विद कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न चल रहे हैं या नहीं, है ना। और ये कब होता है, जब कोई एक्सटर्नल एग्रेशन हो रहा हो या फिर कोई इंटरनल डिस्टर्बेंस हो, तो क्या उस दौरान जो हर स्टेट है वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न के अकॉर्डिंग चल रहा है कि नहीं, ठीक है। एक बार आर्टिकल 355 को हम क्रॉस चेक कर लेते हैं। आर्टिकल 355 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, देखो ड्यूटी ऑफ द यूनियन, आर्टिकल 355 क्या है, ड्यूटी ऑफ द यूनियन टू प्रोटेक्ट स्टेट्स अगेंस्ट एक्सटर्नल एग्रेशन एंड इंटरनल डिस्टर्बेंस, ठीक है। इसको डेड लेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा गया है। तो इसमें क्या कहा गया कि ये जो है ड्यूटी ऑफ यूनियन का होगा कि वो प्रोटेक्ट करे जब कभी भी एक्सटर्नल एग्रेशन या फिर इंटरनल डिस्टर्बेंस हो रहा हो, और जो यूनियन गवर्नमेंट है वो इंश्योर करे कि जितने भी स्टेट है वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न के अकॉर्डिंग रन कर रहे हैं, ठीक है। नाउ राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट इंक्लूड राइट टू डाई, ये बार बार देखा गया है। जियान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस है, 1996 का केस है, ठीक है। और पी रथिनाम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये जो केस है वो ये भी लैंडमार्क केस है। इसने क्या किया था, सेक्शन 309 ऑफ आईपीसी उसको स्ट्रक डाउन किया था, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा था, ठीक है। सेक्शन 309 ऑफ आईपीसी क्या था, अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड, ठीक है। अब आईपीसी चेंज होके बीएनएस हो गया, तो उसमें देखना पड़ेगा कहाँ पे अटेम्प्ट टू सुसाइड दिया हुआ है। नाउ अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कैन बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस ऑन द ग्राउंड ऑफ, देखो जो जज होता है सुप्रीम कोर्ट का उसे रिमूव किया जा सकता है ऑन द ग्राउंड ऑफ ओनली प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। और इसके लिए जो प्रोविज़न है वो कहाँ पे दिया गया है, मतलब सुप्रीम कोर्ट के जज के रिमूवल के लिए जो प्रोविज़न है वो कहाँ पे दिया गया है, अंडर आर्टिकल 124 क्लास 4 में, ठीक है। और उसके लिए ग्राउंड क्या है, प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। एक बार हम वापस से क्रॉस चेक कर लेते हैं। आर्टिकल 124 क्लॉज 4 सी, आर्टिकल 124 नाउ क्लास 4 देखो, आर्टिकल 124 का क्लास 4 क्या कहता है, अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शैल नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस एक्सेप्ट, कोई भी जज जो सुप्रीम कोर्ट का जज है ना, उसको उसकी ऑफिस से रिमूव नहीं किया जा सकता एक्सेप्ट बाय एन ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट, तब तक कि जब तक अगर प्रेसिडेंट कोई ऑर्डर नहीं पास करे, पास्ड आफ्टर एन एड्रेस बाय ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट। अगर प्रेसिडेंट चाहे तो सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव कर सकता है, और इसके लिए वो हाउस ऑफ पार्लियामेंट को एड्रेस कर सकता है कि ही वांट्स टू रिमूव द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, है ना। और इसके लिए स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए, 2/3 मेजॉरिटी, ठीक है। और इसके लिए जो ओनली ग्राउंड है वो क्या होना चाहिए, मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। तो आर्टिकल 124 क्लास 4 सुप्रीम कोर्ट के जज के रिमूवल के लिए है। नाउ पार्लियामेंट हैज़ पावर टू लेजिस्लेट विथ रिस्पेक्ट टू अ मैटर इन द स्टेट लिस्ट प्रोवाइडेड इट इन, देखो जो पार्लियामेंट है ना उसके पास पावर है कि वो लेजिस्लेट कर सकता है उन सारे मैटर्स को जो नेशनल इंटरेस्ट के लिए हो, है ना, अंडर आर्टिकल 249। दो स्टेट के पास वो पावर है, बट अगर
कोई ऐसा सब्जेक्ट जो नेशनल इंटरेस्ट के लिए है, उसके लिए जो है पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो उसके लिए लेजिस्लेशन बना सकता है ना। अंडर आर्टिकल 249, अंडर आर्टिकल 249 क्या है देखते हैं। देखो, पावर ऑफ पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 240, पावर ऑफ पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट विथ रिस्पेक्ट टू अ मैटर in the list of national interest. Now, which of the following features does not support the federal character of Indian Constitution? अब देखो, जो फेडरल कैरेक्टर का फीचर है वो क्या क्या है? अथॉरिटी ऑफ कोर्ट्स होता है उसके पास, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर होता है सेंटर और स्टेट में, ये सब फेडरल फीचर है ना, किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल के फेडरल फीचर है ये सब, ठीक है। तो डज नॉट सपोर्ट सिंगल सिटीजनशिप, बस यूनिटरी में होता है। तो आपके जो कंट्री का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्वासी फेडरल है, दैट मीन्स कि वो ना ही पूरी तरीके से फेडरल है ना ही यूनिटरी है ना, ये कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ है, ठीक है। तो सिंगल सिटीजनशिप, अब फेडरल गवर्नमेंट में डुअल सिटीजनशिप चलती है, ठीक है, सिंगल सिटीजनशिप नहीं चलती। नाउ, लॉ डिक्लेयर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट टू बी बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स, ये किस आर्टिकल में दे रखा है? आर्टिकल 141। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 143, ये मैच द कॉलम है। पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट, ये आर्टिकल 137 में है। अपील बाय स्पेशल लिव, आर्टिकल 136 में है। नाउ, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, अब देखो, in which of the following cases free and fair election is recognized as the basic structure of Indian Constitution? तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन को रिकॉग्नाइज करा, सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया कि ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। तो इसके लिए जो लैंडमार्क केस है वो कौन है? इंदिरा गांधी वर्सेस राज नारायण का केस, जो कि 1975 का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट केस है। तो इस केस में ये हेल्ड हुआ था कि जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन है वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, ठीक है। फर्दर इसी और इसको कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने क्या स्ट्रक डाउन किया था? 39th अमेंडमेंट ऑफ, जो 39th अमेंडमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन को वायलेट कर रहा था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन किया था, ठीक है। फर्दर किहोतो होलोहैन वर्सेस जचिलिहू, जो 1992 का केस है, इसी बात को आगे ले जाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये इस्टेब्लिश किया कि जो डेमोक्रेसी एंड रूल ऑफ लॉ है, डेमोक्रेसी एंड रूल ऑफ लॉ है ना, जो डेमोक्रेसी एंड रूल ऑफ लॉ है वो रिक्वायर होता है फेयर इलेक्शन के लिए, ठीक है। और इससे क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल का कोर आइडेंटिटी जो है, कॉन्स्टिट्यूशन का जो कोर आइडेंटिटी है वो मतलब सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो कियोतो होलोहन वर्सेस जचिलिहू का भी केस इंपॉर्टेंट है। नाउ, विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस नॉट रिलेटेड टू, है ना, नॉट रिलेटेड टू डॉक्ट्रिन सेवरेबिलिटी, ठीक है। तो अगर हम आपसे पूछे डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी के केस किस किस में लागू होता है, बिलोंग करता है? एक है गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास में भी डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी एप्लीकेबल था। RMDC वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में भी एप्लीकेबल था। कियोतो होलोहन वर्सेस जचितू में भी एप्लीकेबल था, ठीक है। तो मिनर्वा मिल्स के केस में एप्लीकेबल नहीं था, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन ये सही है क्योंकि यहाँ पे नॉट दिया है। नाउ, पावर ऑफ पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट ऑन स्टेट सब्जेक्ट, तो अभी हमने देखा आर्टिकल 249। पावर ऑफ पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट ऑन स्टेट सब्जेक्ट ड्यूरिंग अ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, आर्टिकल 250। आर्टिकल 250 में ही है भाई, देखो, पावर ऑफ आर्टिकल 250, पावर ऑफ पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट विथ रिस्पेक्ट टू एनी मैटर इन द स्टेट लिस्ट इफ अ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इज इन ऑपरेशन, ठीक है। तो पार्लियामेंट के पास ये पावर होगा कि वो लॉ बना सकती है इन रिस्पेक्ट टू एनी मैटर इन द स्टेट लिस्ट, मतलब अगर इमरजेंसी को प्रोक्लेम कर दिया गया है ना, तो भले ही वो मैटर स्टेट लिस्ट का हो, बट अगर पार्लियामेंट चाहे तो उस मैटर के लिए लॉ बना सकती है, ठीक है। नाउ, पावर ऑफ पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट फॉर गिविंग इफेक्ट टू अ ट्रीटीज, ये आर्टिकल 253 में है। पावर ऑफ पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट ऑन स्टेट सब्जेक्ट विद द कंसेंट ऑफ स्टेट, आर्टिकल 252 में है, ठीक है। नाउ, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल प्रोवाइडिंग फॉर फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग प्रोक्लेमेशन ऑफ एनर्जी?
प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी के दौरान आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21 को हम सस्पेंड नहीं कर सकते, है ना। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये ग्रांट करता है, ठीक है। तो आर्टिकल 20 क्या है, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21 तो सभी को पता ही होगा। आर्टिकल 20 देखो क्या है, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस। इसमें 3 क्लासेज है, ठीक है, बाद में इसको डिस्कस करेंगे। नाउ अंडर आर्टिकल 368 द पार्लियामेंट कैन अमेंड प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट द बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है, ये बात सही है। द सुप्रीम कोर्ट हैज रिस्ट्रिक्टेड द ऑब्सोल्यूट पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड एनी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, रीजन भी सही है, दोनों सही है, ठीक है। नाउ क्लास के ऑफ आर्टिकल 51A वॉज एडेड बाई, क्लॉज के जो है आर्टिकल 51A का, उसको ऐड किसने कब किया गया था, बाय द अमेंडमेंट ऑफ 86 जो कि 2002 में हुआ था, है ना। इसमें क्या कहा, आर्टिकल पार्ट 4 ये हमारा क्या है, फंडामेंटल ड्यूटी है ना। तो आर्टिकल जो फंडामेंटल ड्यूटी 51A क्लॉज जी जो है, क्लॉज के जो है वो बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 द्वारा ऐड किया गया था, ठीक है। इसी दौरान हमने आर्टिकल 21 को भी ऐड किया था फॉर एलिमेंट्री एजुकेशन, है ना इसमें। तो इसमें क्या है, आर्टिकल 51A का क्लॉज के क्या कहता है कि गार्जियन और पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने बच्चों को इतने तक तो एलिमेंट्री एजुकेशन देना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। मोहिनी जैन का केस है, इसमें इम्पॉर्टेंट है। नाउ सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। अब देखो ये जो आइडिया है वो हमारे प्रेम्बल में ही इंसिडेंट है, ठीक है। इकोनॉमिक जस्टिस गारंटीड बाय फंडामेंटल राइट्स, तो इस अगर ऐसा हुआ तो हर कोई जाके लड़ने लगेगा कि मैं गरीब क्यों हूँ, समझे। नाउ विदाउट पेइंग प्रॉपर रिम्यूनरेशन लेबर टेकन फ्रॉम द प्रिजनर्स इज फोर्स्ड लेबर एंड वायलेशन ऑफ। तो फोर्स्ड लेबर एंड वायलेशन ऑफ इज कहाँ पे बात की गई है, आर्टिकल 23 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। नाउ आर्टिकल 51A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ, तो ये सभी के लिए है ना, ऑल सिटीजन्स के लिए है, ठीक है, इरिलेवेंट ऑफ देयर स्टेटस। नाउ द अप्रोप्रिएट रिट इश्यूड बाय द सुप्रीम कोर्ट टू क्वेश द अपॉइंटमेंट ऑफ अ पर्सन टू पब्लिक ऑफिस इज क्यू वारंटो। क्यू वारंटो मतलब क्या होता है, बाय व्हाट अथॉरिटी, ठीक है, बाय व्हाट अथॉरिटी। नाउ द पावर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू इश्यू एन ऑर्डिनेंस इज, उसे हम लेजिस्लेटिव पावर कहते हैं। ये अंडर आर्टिकल 123 क्लॉज 1 में आपको मिल जाएगा, चाहो तो क्रॉस चेक कर, लेकिन टाइम नहीं है। द जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट में बी स्टेब्लिश्ड बाय, जो जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है उसको हम इनलॉज कर सकते हैं। वो द जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में बी इनलार्ज्ड बाय द पार्लियामेंट बाय लॉ, है ना, अंडर आर्टिकल 138 हमें ये देखने को मिलेगा। नाउ एट फर्स्ट इंस्टांस द प्रेसिडेंट कैन इश्यू अ प्रोक्लेमेशन ऑफ, देखो जो फाइनेंशियल इमरजेंसी लगती है वो तो पहली बार 2 मंथ के लिए ही लगती है, ठीक है। सो हमने पार्ट 3 आज कवर किया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का। आगे हम और भी क्वेश्चंस को कवर करेंगे। थैंक यू।